Very good afternoon everyone and once again welcome to this platform of SSC अड्डा, जहां पर हम लोग SSC रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उन सभी की प्रिपरेशन करने के लिए डेली अलग अलग सेशंस में इकट्ठा होते हैं। तो मैं शितांशु सौरभ आप लोगों का रीजनिंग मेंटर आप लोगों के इस नए सेशन में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही हेल्दी फिट और फाइन होगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जा रहे होगे। और ये कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में यानी कि जुलाई के बाद वाले जितने भी महीने हैं उन सभी महीनों में आप लोगों के एग्जामिनेशन की डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो बस अब केवल जून ख़त्म होने वाला है एंड देन उसके बाद एक मंथ का गैप मिलेगा आपको जुलाई, एंड देन उसके बाद अगस्त से आपके सारे एग्जामिनेशंस वन बाय वन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट अब एग्जामिनेशन की बारी आ चुकी है और जितने लोगों ने पिछले 2-3 महीने में अच्छे से तैयारी की है या 5-6 महीने में अच्छे से तैयारी की है उन सभी लोगों के लिए ये अब एक क्रूशियल पीरियड होगा। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो उनको भी अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं अगस्त के महीने के एग्जामिनेशन को छोड़ के अगर मैं उसके आगे की बात करता हूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अभी हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने लेट से तैयारी शुरू की है या जो लोग लेट हो चुके हैं अपनी तैयारी में उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, आप लोगों के लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनी हुई है, या अगर आप रेगुलरली फॉलो कर पाओगे तो हम लोग बहुत टाइमली अपने सिलेबस को फिनिश करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। भाई यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दिस इज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम पीएससी की बात करते हैं तो पी का मतलब होता है पब्लिक, पी इज टर्म्ड एज पब्लिक, एस का मतलब होता है सर्विस एंड सी फॉर कमीशन। तो अलग अलग राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी पब्लिक सर्विस कमीशन है और ये अपने स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ग्रेड ए एम्प्लॉई होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेड ए एम्प्लॉई के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। और ग्रेड बी, सी और डी के लिए कौन कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन? अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूँ तो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट करता है यूपीपीएससी, और ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूपी में, तो इन ग्रेड के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं वो होता है यूपी ट्रिपल एससी। तो स्टेट गवर्नमेंट के एसएससी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में पीएससी एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जो ग्रेड ए एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है दैट कमीशन इज यूपी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के ग्रेड बी, सी और डी एम्प्लॉय की बात करता हूं तो उनको रिक्रूट करता है यूपी एसएससी। ओके, तो अब अगर मैं बात करता हूं तो यूपी पीएससी ने कौन से ऐसे नोटिफिकेशन को अभी जारी किया है जिसके लिए आप लोगों को बिल्कुल अवेयर रहना है या फिर आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। तो यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, ये डिक्लेयर किया गया था जिसकी आखिरी डेट बढ़ा के आप लोगों के लिए 4 जून तक कर दी गई थी। फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट, आखिरी तिथि 4 जून तक की रखी गई थी। यानी कि यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जामिनेशन, यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पीसीएस का मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। पीसीएस का मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो हम कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है दैट इज आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट में यूपीपीएससी कंडक्ट कराएगा तो वही एग्जामिनेशन किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? पीसीएस एग्जामिनेशन में, यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है पीसीएस एग्जामिनेशन की? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी। और सबसे पहली बात कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड का एग्जामिनेशन है, यानी कि आप लोगों को पेपर पेन दिया जाएगा, ओएमआर शीट मिलेगी, आपको करेक्ट आंसर को वहाँ पे ओएमआर शीट में फिल करना होगा। ओके, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन आप लोगों को पता चल गया, ऑफलाइन मोड है। और भाषा इज नेवर एन इशू फॉर अस, यानी कि लैंग्वेज आप अपने तरीके से चुन सकते हो, हिंदी या अंग्रेजी। तो जो भी माध्यम आप लोगों के लिए सुटेबल लगता है तो आप उस माध्यम को चुन सकते हो। हिंदी मीडियम से भी आप पेपर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम से भी आप पेपर देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो इसका मतलब है आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा।
अगर मैं बात करता हूँ यूपीपीएससी 2020, ये पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। पहले स्टेज का नाम दिया जाता है प्रीलिम्स, जिसकी परीक्षा की डेट डिक्लेयर कर दी गई है 11 अक्टूबर। ओके, तो 11 अक्टूबर को यूपीपीएससी अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो यूपीपीएससी कौन से एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? पीसीएस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले पीसीएस एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो 11 अक्टूबर को डेट डिक्लेयर की गई है। मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट डिक्लेयर की गई है वो 22 जनवरी ऑनवर्ड्स, यानी कि अगले साल 22 जनवरी से प्रारंभ होगा इसका मेंस का एग्जामिनेशन। अलग अलग दिनों में आप लोगों की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट के आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके 2 पेपर होते हैं, फिर इससे राइटिंग का पेपर होता है। तो वो मेंस एग्जामिनेशन आप लोगों की 22 जनवरी के तारीख से आगे की ओर कंडक्ट कराई जाएगी। एंड देन थर्ड फेज जो होगा इंटरव्यू का, वो अप्रैल महीने में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि अप्रैल 2020 में अलग अलग दिनों में अलग अलग कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अभी इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर नहीं की है यूपीपीएससी ने, लेकिन मंथ ज़रूर डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अप्रैल महीने में आप लोग इंटरव्यू आप लोगों का होगा, यूपीपीएससी का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। क्लियर है? प्रीलिम्स की डेट आप लोगों के सामने है, मेंस की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, इंटरव्यू की टेंटेटिव मंथ डिक्लेयर किया गया है, यानी कि डेट अभी परफेक्टली डिक्लेयर नहीं की गई है। ओके, फिर अगर मैं बात करता हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यूपीपीएससी में, अगर आप पीसीएस एग्जामिनेशन की बात करते हो तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिक्लेयर की गई है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। इनकी डिमांड क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, डिमांड नंबर 1। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपके लिए एक और कंडीशन जारी की गई है कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अपीयर कर रहे हो अपनी परीक्षा में, तो आप लोग फिल कर सकते हो फॉर्म, बशर्ते आप यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जामिनेशन के मेंस एग्जामिनेशन से पहले आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना होता है उससे पहले आप अपनी मार्कशीट को वहाँ पे अपलोड कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, 3rd ईयर में आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं सपोज, तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहूँगा आप लोगों का। अगर आप एक अपीयरिंग कैंडिडेट है तो आप फॉर्म फिल करिए, आप प्री का एग्जामिनेशन दीजिए। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया अगर, तो प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस से पहले, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस से पहले आपको DAF फिल करना पड़ता है, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को आपका प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और विद इन अ मंथ आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो नवंबर मिड तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर मिड के बाद आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन में बैठने से पहले एक फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो नवंबर के बाद जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आप लोगों की फाइनल ईयर की मार्कशीट आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो अगर आप लोग मई या जून या इनफैक्ट जुलाई अगस्त तक पेपर दोगे तो आप इंश्योर करो कि भाई आप नवंबर से पहले, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके हाथ में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है तो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर फाइनल ईयर के अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो आप मेंस एग्जामिनेशन से पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और उससे पहले आप लोगों के पास आपके हाथ में मार्कशीट आनी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो यू आर अलाउड टू फिल द फॉर्म। और अदरवाइज कैंडिडेट जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी मार्कशीट है, फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो वो लोग तो फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए। इसके बाद बात होती है एज लिमिट की। भाई आप एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज 21 ईयर्स। अगर यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, तो मिनिमम एज लिमिट क्या होती है? 21 साल। कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। आपकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए दैट इज 40 ईयर्स। अगर आप 1 जुलाई तक 40 साल के हो तो आप फुल फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि बिफोर 1 जुलाई आपकी एज मैक्सिमम 40 ईयर्स तक हो सकती है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स अलाउ की गई है। अगर आप कैटेगरी रैंक में हो, कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम एज के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है।
तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप 43 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एससी एससी कैंडिडेट हो तो आप 45 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और 15 साल का एज रिलैक्सेशन देने का मतलब क्या होता है कि आप 55 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी एज लिमिट की बात की जाए फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए तो 55 ईयर्स तक होती है। सौरभ सिंह पूछ रहे हैं कि यूपी के अलावा अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। बाहर के स्टेट के लिए केवल 15% सीट्स रिजर्व की जाती हैं, केवल 15% की सीटें रिजर्व की जाती हैं बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। तो यूपीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस 2020 की वैकेंसी डिक्लेयर की है उसमें हम लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा है कि 200 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है कि ये जो नंबर है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट अभी तक यूपीपीएससी तक नहीं पहुंचाई हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट यूपीपीएससी तक नहीं पहुंची है। तो डेफिनेटली ये उम्मीद है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 200 डिक्लेयर की गई हैं आप लोगों के नोटिफिकेशन में, वो आगे आने वाले टाइम में ज़रूर बढ़ के देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद आप ये करिए कि पिछले साल फाइनल वैकेंसीज 300 थी, तो इस साल भी आसपास 300 350 के आसपास मैक्सिमम तक हम जा सकते हैं। नोटिफिकेशन में तो केवल उन्होंने 200 वैकेंसीज ही डिक्लेयर की हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि लास्ट ईयर की तरह से 300 से 350 वैकेंसीज फाइनली आपको देखने को मिलेंगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी तक अपनी रिक्वायरमेंट यूपीपीएससी तक नहीं सौंपी है, तो वो जब डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट को देंगे यूपीपीएससी तक तो उम्मीद है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये बढ़ के दिखाई देंगी आपको। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं आप लोग सेशन को ज़रूर दोबारा से देखना, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल वे में आप लोगों को यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जामिनेशन के बारे में बताया है। अब अगर मैं बात करता हूँ यूपीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन की, यूपीपीएससी जो पीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा वो 3 फेज में कंडक्ट कराएगा। तो जो पहला फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जामिनेशन के फेज के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 पेपर आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 जिसको हम लोग नाम देते हैं जनरल स्टडीज का पेपर, आपको पता होना चाहिए दिस इज पेपर 1, जिसमें आपसे जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। और जनरल स्टडीज में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे? 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन की जो डिमांड होगी वो 1.3 मार्क्स। अगर आप बात करते हो 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1.33 मार्क्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितने मार्क्स की होगी? 1.33 मार्क्स की वैल्यू होगी। इसीलिए 150 क्वेश्चन के लिए आपको 200 नंबर दिए गए हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे का होगा, यानी कि 11 अक्टूबर को जो आप लोगों का पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन की डेट है 9:30 बजे से 11:30 बजे, यानी कि 2 घंटे में आप लोगों को यहाँ पे पीसीएस का प्री एग्जामिनेशन देना है। ओके, रणवीर कह रहे हैं कि सर मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल रणवीर, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हो आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ डिपार्टमेंट की कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिनको केवल लॉ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक लिमिटेड पोस्ट होती है, लेकिन बाकी की जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओपन होती हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओके, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है, 150 सवाल पूछे जाते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का। और जैसा कि नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है 1/3 मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर 2 जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि CSAT का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग CSAT को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, सिविल सर्विसेज। CSAT का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात आती है तो यहाँ पे एप्टीट्यूड में कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है CSAT की अगर हम बात करते हैं जो कि प्री का आपका पेपर 2 होगा, ये 100 क्वेश्चन में पूछा जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200। तो इस पेपर में एक क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। अगर इस पेपर के एक क्वेश्चन की बात करोगे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको टाइम ड्यूरेशन कितने
घंटे का दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा, और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग आपकी क्या होगी, 1/3। तो सीसैट की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अब सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये जो एग्जामिनेशन है, सीसैट का जो एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे केवल 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, और ये नंबर आप लोगों की प्री की कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे। प्री की जो कट ऑफ होती है वो पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ के बेसिस पर डिक्लेयर की जाती है। तो जो प्री की कट ऑफ होगी वो पेपर 1 के बिहाफ पे डिक्लेयर की जाएगी, लेकिन आपको पेपर 2 में कम से कम 33% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 33% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, अगर आपका स्कोर 33% या उसके नीचे रहता है, तो आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, इवन इफ आपने पेपर 1 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो पेपर 1 में जो 200 नंबर का पेपर है, उस पेपर से ही आपकी कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है, लेकिन पेपर 2 को आपको मिनिमम 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें असमर्थ होगे, आप इसमें अनसक्सेसफुल होगे, तो पेपर 1 में स्कोर किए गए सारे के सारे मार्क्स किसी काम के नहीं होंगे। तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में फ्रेम कर लो कि पेपर 2 यानी कि जो सीसैट का पेपर है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछी जाती है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। नंबर कट ऑफ के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन 33% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 33% के नीचे हैं तो पेपर 1 में स्कोर किए सारे मार्क्स बेकार चले जाएंगे। ठीक, तो आपको ये मेंटेन करना है, ये इंश्योर करना है कि आप मिनिमम 33% मार्क्स पेपर 2 में ला रहे हो, और फिर पेपर 1 में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। और क्यों अच्छे नंबर होने चाहिए? क्योंकि पेपर 1 से आपकी कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है। गॉट द पॉइंट? अब अगर मैं बात करता हूं कि पेपर 1 में, तो पेपर 1 की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को रीजनिंग के सिलेबस को बताने के लिए आया हूँ। रीजनिंग में क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से हम रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे, मैं ये डिस्कस करने आया हूँ। तो सबसे पहले बात अगर मैं करता हूँ तो यूपी पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 होता है, जिसको हम लोग सीसैट एग्जामिनेशन कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीसैट पेपर में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट पेपर 1 की तैयारी में इतने बिजी हो जाते हैं कि पेपर 2 को ये ध्यान नहीं देते, और पेपर 1 बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी पेपर 2 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो पूरे 1 साल की मेहनत आपकी बराबर हो जाती है, किसी काम की नहीं होती। तो भाई दोनों पेपर्स को आप इक्वली रिस्पेक्ट दोगे, दोनों पेपर को आप इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे। तो पेपर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका सिलेबस क्या है? तो सबसे पहली बात है, इसके सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, यानी कि अंग्रेजी के अनसीन पैसेजेस। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का पार्ट है, तो इंग्लिश के यहाँ पे अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसका मतलब है कि इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी टारगेट किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी चेक किया जाएगा, और ये भी इंग्लिश का ही पोर्शन माना जाता है। इसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो रीजनिंग में आप लोगों के ये 2 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये केवल 2 लाइनों में इन्होंने सिलेबस को डिक्लेयर किया है, लेकिन ये 2 लाइनें अपने आप में बहुत ही वास्ट चैप्टर्स के साथ आएंगी, बहुत वास्ट टॉपिक के साथ आएंगी। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में। तो अगर मैं बात करता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये रीजनिंग का पार्ट माना जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये मैथ्स की बात होगी। ये जो 2 पोर्शन है ये मैथ्स के पोर्शन है, ये जो 2 पोर्शन है ये इंग्लिश के पोर्शन है, एंड 2 पोर्शन मैंने आप लोगों को मैथ्स के बताए हुए हैं। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके 2 पोर्शन आपको दिए गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इंग्लिश का पोर्शन है, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सीसैट में। और फिर रीजनिंग में आप लोगों से एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा जाएगा। एंड देन कम्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो बात करते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू दी क्लास 10th लेवल इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि क्लास 10th लेवल तक की मैथ्स पूछी जाएगी, जिसके अंदर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक का पोर्शन पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाएगी। तो ये जानने वाली और मानने वाली बात होगी कि यहाँ पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस नहीं देखोगे। सिबू खान कह रहे हैं कि सर ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप 3rd ईयर में अपीयर होने वाले ग्रेजुएट कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप पीसीएस के मेंस का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो उससे पहले आपके पास अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए।
और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने को बोला जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर या दिसंबर में आप लोगों को डीएएफ फिल करना पड़ेगा मेंस का, और उससे पहले आप लोगों के पास ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। शिबू कह रहे हैं कि सर स्टेनोग्राफर के बारे में बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, मैं स्टेनोग्राफर के बारे में भी बताऊंगा। 1 बाय 1 हम लोग हर एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के बारे में मैं आप लोगों को संडे को सेशन दूंगा, ठीक है? तो सब कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों का, ठीक है? तो ये पेपर 2 है सीसैट। अब सीसैट में अगर मैं रीजनिंग के पोर्शन की बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के सेक्शन के बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि जब आपका बैच लॉन्च होगा तो उसमें रीजनिंग मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्लियरली मैं बता दूंगा कि सीसैट में आप लोगों को रीजनिंग में क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सीसैट में ये रीजनिंग का पोर्शन आप लोगों को डिक्लेयर किया गया है। दिस इज रीजनिंग पोर्शन ऑफ सीसैट। अब सीसैट में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं? एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वेन डायग्राम, ऑर्डर रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 11 टॉपिक है। इसके अलावा आप लोगों के रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। और अगर ओवरऑल रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो मान के चलिए कि ओवरऑल रीजनिंग से आप लोगों के एग्जामिनेशन में सीसैट के पेपर में ओवरऑल जब रीजनिंग का वेटेज की बात की जाती है तो 40% सीसैट का सिलेबस आप लोगों के रीजनिंग को डेडिकेट किया जाता है। तो आप ये उम्मीद करके चलिएगा कि सीसैट में अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 40% रीजनिंग का पोर्शन आता है पेपर 2, दैट इज सीसैट में, ठीक है? तो ये चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को डिसीजन मेकिंग भी देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर में रीजनिंग में पूछे गए कुछ सवालों से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूं मैं, कि जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी कि 2019 यूपी पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन के सीसैट में पेपर में पूछे गए कुछ सवाल। रीजनिंग के कुछ सवाल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये सीसैट के 2019 पेपर के लिए गए कुछ सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर नजर डालिए और आप देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ऑड वन आउट के बारे में बताना था। तो ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट है। अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक जिसमें आपको ऑड वन आउट पूछा गया है। तो यहाँ पे जरा आंसर बताना शुरू करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑड वन आउट की अगर मैं बात करता हूँ तो 27, 64, 125 एंड 144, इन चारों संख्याओं में कौन सा नंबर यहाँ पे बाकी के नंबरों से भिन्न है, या कौन सा नंबर इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसमें। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, यस। अच्छा, यहां पे अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो देखो 27 की अगर आप बात करते हो तो 27 क्या है? 3 का क्यूब। अगर मैं 27 की बात करता हूं तो ये 3 का क्यूब है। 125 की बात करता हूं तो ये 5 का क्यूब है। और अगर मैं 64 की बात करता हूं तो ये 4 का क्यूब है। तो अगर इन तीन संख्याओं की बात करोगे आप 27 या 125 या 64, तो ये तीनों की तीनों संख्याएं किसी न किसी नंबर के क्यूब हैं, यानी कि ये किसी न किसी संख्याओं के घन हैं। लेकिन आप 144 की बात करते हो तो 144 ही इकलौता यहाँ पे नंबर है जो कि किसी संख्या का स्क्वायर है। तो 144 12 का स्क्वायर है, वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही इकलौती ऐसी संख्या है जो कि किसी संख्या की स्क्वायर है। अदरवाइज बाकी की जो संख्याएं होंगी वो बाकी किसी ना किसी नंबर के क्यूब देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लास्ट ईयर के पीसीएस के सीसैट पेपर के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो प्री एग्जामिनेशन में जो सीसैट का पेपर होता है, इसके रीजनिंग के सवाल नंबर 1। कुछ और सवाल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। ये लास्ट ईयर के यूपीपीएससी के पीसीएस सीसैट पेपर में पूछे गए रीजनिंग के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। चलिए जल्दी से बताइए। इफ द कोड फॉर कंप्यूटर इज BNLOTSDQ, तो आपसे पूछा गया कि सॉफ्टवेयर का कोड क्या होगा। यह भी पिछले साल के सीसैट के पेपर में पूछा गया सवाल है। आपको बोला गया है कि कंप्यूटर का कोड इज
BNLOTSDQ। तो ये बहुत आराम से बता सकते हो आप लोग कि कंप्यूटर का कोड अगर आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर का कोड बताने को, तो सॉफ्टवेयर का कोड बता सकते हैं हम लोग जल्दी से। बी क्विक एवरीवन, जरा तेजी से सॉफ्टवेयर का कोड बताइए आप लोग। सोचो समझो और बताना शुरू करिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का। देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे अगर कंप्यूटर का कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर का कोड, तो कंप्यूटर के कोड में आपने क्या किया है, देखो C-1, O-1, M-1, P-1, U-1, T-1, सभी अल्फाबेट में यानी कि सभी लेटर से आपने एक एक माइनस कर दिया और आपको एक का कोड मिल गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं कि सॉफ्टवेयर का कोड क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं कि सॉफ्टवेयर का कोड क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर का जो कोड होगा दैट कोड वुड बी S-1 करने पे क्या मिलेगा R, O-1 करने पे मिलेगा N, F-1 करने पे मिलेगा आपको E, देन T-1 करने पे मिलना है S, W-1 इज V, A-1 इज Z, R-1 इज Q एंड E-1 इज D। तो अगर मैं बात करता हूं कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर के कोड की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के यूपीपीएससी के पीसीएस सीसैट यानी कि पेपर 2 प्री के पेपर 2 जिसको हम लोग सीसैट नाम देते हैं, उसमें रीजनिंग के कुछ सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जल्दी से बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शताब्दी वर्ष में फरवरी में 29 दिन होंगे। आपको 4 वर्ष दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज फॉलोइंग सेंचुरी ईयर्स फेब्रुअरी विल हैव 29 डेज। जल्दी से देखना शुरू करो, कौन से शताब्दी वर्ष के फरवरी में 29 दिन होंगे और आंसर बताना शुरू करिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2213, 2215, 2300 और 1600। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी शताब्दी वर्ष की फरवरी में आपको 29 दिन देखने को मिलेंगे। अब देखो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं। तो ऐसे ईयर जो कि 00 से खत्म हो रहे हो, अब ऐसे ईयर जो कि 00 से खत्म हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। जैसे कि 1500 ये सेंचुरी ईयर है, 1600 की बात करूं तो ये सेंचुरी ईयर है, 2000 की बात करोगे तो सेंचुरी ईयर है, 1900 की बात करोगे सेंचुरी ईयर है। लेकिन अगर आप बात करते हो 1978 तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है क्योंकि इसमें 00 से एंडिंग नहीं हो रही है। अगर मैं 1884 की बात करता हूं तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 00 से खत्म नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सेंचुरी ईयर की पहचान क्या होती है, तो सेंचुरी ईयर वो वर्ष माने जाते हैं जो 00 से फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, अब जब 00 से ये सेंचुरी ईयर फिनिश होते हैं तो आपसे पूछा गया है कि कौन से सेंचुरी ईयर ऐसे हैं जिनकी फरवरी में 29 दिन होंगे। अब पहली बात है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये तो सेंचुरी ईयर ही नहीं है, तो इनको तो कट कर दो। ऑप्शन नंबर ए और सी को मैंने कट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो मेरे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। अब सेंचुरी ईयर की फरवरी में 29 दिन, फरवरी में 29 डेज होने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फरवरी में 29 दिन कब होते हैं, जब आपका ईयर क्या हो, लीप ईयर हो। आपका ईयर कैसा ईयर हो, लीप ईयर हो। अगर आप फरवरी में 29 दिन देखना चाहते हो तो आपके ईयर में कितने, आपके ईयर को क्या होना पड़ेगा, लीप ईयर। क्लियर है, तो लीप ईयर की फरवरी में 29 दिन होंगे। तो इसका मतलब आपको ये डिसाइड करना था कि ये जो 2 सेंचुरी ईयर बच गए 2300 और 1600, इनमें से कौन सी सेंचुरी ईयर लीप ईयर है। अगर ये सेंचुरी ईयर इन दोनों में से कोई एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगी तो उसकी फरवरी में 29 दिन होंगे। क्लियरली, तो भाई सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप उसको 400 से डिवाइड करके चेक करोगे। अगर कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड हो जाएगा, इफ डिविजिबल, अगर कोई भी सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो सेंचुरी ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर। तो किसी भी सेंचुरी ईयर को आपको अगर लीप ईयर चेक करना है तो आपको उस सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 400 से। अब क्लियरली यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 2300 400 से डिवाइड होगा क्या। अगर आप 2300 को 400 से डिवाइड करोगे तो क्या ये होगा, नो, नहीं होगा। तो इसका मतलब 2300 लीप ईयर नहीं है, और 2300 अगर लीप ईयर नहीं है तो इसकी फरवरी में 29 दिन
नहीं होंगे। ये नॉर्मल ईयर की फरवरी है तो यहाँ पे 28 दिन ही होंगे। तो 2300 में अगर आप 400 से डिवाइड करते हो तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 29 दिन नहीं होने वाले। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1600। क्यों होगा? क्योंकि 1600 को अगर आप 400 से डिवाइड करते हो तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? दिस कैन बी डिविजिबल, यस। और अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर होने का मतलब है कि यहाँ की फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर क्लास की टाइम क्या है? भाई जो YouTube पे आपकी क्लास होती है उसका टाइमिंग मैं बता देता हूँ। YouTube की जो क्लास टाइमिंग है एवरी डे 9:15 PM, एवरी डे 9:15 PM पे आप लोगों की YouTube की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। चैनल का नाम आप लोगों को पता है, SSC अड्डा। तो SSC अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप रोज 9:15 बजे रात में मुझे कैच कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे लाइव सेशन में। ओके, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए, एवरी डे ऑन यूट्यूब चैनल 9:15 PM SSC अड्डा पे मुझसे जुड़ना मत भूलिए। और बैच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ राहुल, अभी मैं बताता हूँ, SSC CPO के लिए अड्डा का कोई कंप्लीट बैच बिल्कुल है, मैं भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करिए आप, सेशन में अब मैं बताऊंगा आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो चूज दी ऑड पेयर। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि यहाँ पे ऑड पेयर को सिलेक्ट करिए। ये 4 पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं और ये भी UPPSC लास्ट ईयर PCS के CSAT पेपर का सवाल है। ये आप पेपर उठा के देख सकते हो, पेपर अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ये सारे के सारे सवाल लास्ट ईयर UPPCS में CSAT पेपर में पूछे गए थे। तो ऑड पेयर आपसे पूछा गया है। तो ऑड पेयर अगर मैं बात करता हूं तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है? बॉटल एंड वाइन। तो भाई ऑड पेयर यहां पे चुनना है आपको। तो बॉटल एंड वाइन का मतलब क्या होता है? वाइन किस में सर्व की जाती है? बॉटल में। भाई वाइन किस में सर्व की जाती है? बॉटल में सर्व की जाती है, बॉटल में रखी जाती है, बिल्कुल। टी किस में सर्व किया जाता है? कप में। तो टी को किस में सर्व करते हो आप? कप में सर्व करते हो, कप में पीते हो। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर आप पिक्चर में रखते हो। पिक्चर का मतलब क्या होता है? वो कैन ऑफ वाटर जिससे आप पानी निकालते हो। बहुत सारे लोग पिक्चर को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पिक्चर का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, वो कैन ऑफ वाटर जिसके अंदर पानी रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं पिक्चर, ठीक है। और अगर आप एडल्ट हो तो आप लोगों को पता भी होगा कि भाई बियर की बोतलें या बियर भी कहां पे स्टोर करके रखी जाती है? पिक्चर में। तो पानी या बियर के लिए पिक्चर स्टोरेज पॉइंट होता है, स्टोरेज एरिया होता है। तो बॉटल में आप वाइन रखते हो, कप में आप टी रखते हो, पिक्चर में आप वाटर को रखते हो, लेकिन आप बैट को बॉल में नहीं रखते। बॉल एंड बैट ये दो अलग अलग आइडेंटिटी है, दो अलग अलग चीजें हैं। बॉल एंड बैट के बीच में ये सेम रिलेशन नहीं आप स्टैब्लिश कर पाओगे कि बैट को आपने बॉल में रखा हुआ है। नो, बॉल एंड बैट बोथ आर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो बॉल एंड बैट दोनों इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसका इस्तेमाल क्रिकेट खेलने में किया जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि बैट को बॉल में रखेंगे। तो यहां पे जो ऑड वन आउट पेयर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट द पॉइंट? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑड वन आउट पेयर की अगर आप बात करते हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियरली ऑड वन आउट पेयर होगा। तो ये कुछ सवाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो UPPCS के CSAT पेपर में लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो इससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि भाई हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है अभी सेशन में शुरुआती दौर में कि भाई UPPCS के CSAT पेपर की रीजनिंग का सिलेबस क्या है और हम लोग उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बैच शुरू होने वाला है 24 जून से। UPPCS जिसके प्री एग्जामिनेशन की डेट आप लोगों को पता ही है। प्री एग्जामिनेशन आप लोगों का कंडक्ट होगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 2020 को प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और इसका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा 22 जनवरी 2021 से। तो 22 जनवरी 2021 से इसका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर प्रीलिम्स के मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करता हूं, यानी कि GS के पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करता हूं, तो प्रीलिम्स का कंप्लीट बैच यहां पे लॉन्च किया जा रहा है adda247.com पे। ये आप लोगों का ऑनलाइन स्टोर है। adda247.com आपको पता है कि भाई ये ऑनलाइन स्टोर है और इस ऑनलाइन स्टोर पे आप लोगों को ये बैच देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है, दिस बैच इज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 24 जून। टाइमिंग ऑफ द बैच होगी 11 AM to 2 PM। ये 3 घंटे का बैच होगा, डेली आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। और 11 अक्टूबर 2020 को जो आप लोगों का प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है उससे काफ़ी पहले हम लोग इसको बैच को टाइमली कवर कर लेंगे। तो इस मोटिवेशन के साथ और इस मोटिव के साथ ये हम लोग बैच प्रारंभ कर रहे हैं
नया बैच है यूपीपीएससी का, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज 1.0 बैच। तो अब हम लोगों ने 2.0 बैच को भी लॉन्च किया है। adda247.com के ऑनलाइन स्टोर पे आप लोगों को यूपीपीएससी का प्री का कंप्लीट बैच, यानी कि पेपर 1 जिसमें जीएस पूछा जाएगा और पेपर 2 जिसमें सीसैट पूछा जाएगा, तो प्रीलिम्स का पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट बैच लॉन्च किया जा रहा है यूपीपीएससी का, और ऑनलाइन स्टोर पे आपको मिल जाएगा ये बैच। adda247.com पे आपको जाना है और यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के सेगमेंट पे चले जाना है। अगर आप adda247.com जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लाइव क्लासेस का सेगमेंट होगा, आपके पास लाइव क्लासेस का सेगमेंट होगा, और इस सेगमेंट में आप लोग टारगेट यूपीपीएससी 2020 बैच प्रीलिम्स 2.0 बैच देख सकते हो। ये कंप्लीट बैच है जो कि 24 जून से शुरू हो रहा है, 11 AM से 2 PM तक की इसकी टाइमिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को अगर डिस्काउंट अवेल करना है, आप लोगों के लिए डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है, और ये डिस्काउंट कोड कौन सा है, U196। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि U196 आप लोगों का डिस्काउंट कोड है। तो जो भी बैच के प्राइस है वो आप जाके देख सकते हो। adda247.com पे पूरा का पूरा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि भाई किस तरह से आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस दिन पढ़ाए जाएंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, सब कुछ डिटेल वे में आप लोगों के बैच के बारे में मेंशन किया गया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, एक बार वहाँ की हेल्प ले सकते हो, और डिस्काउंट के लिए आप लोग U196 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बाइलिंगुअल बैच है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में ये बैच आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो जो लोग हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको भी कोई टेंशन नहीं होने चाहिए। ज्योति पूछ रही कि पहले वाले बैच का टाइमिंग क्या है। ज्योति, पहले वाले टाइम का जो बैच का टाइमिंग है वो 3 बजे से 7 बजे का है, 3 to 7। ठीक है। शिबू कह रहे हैं कि सर फीस क्या है, तो आप फी के बारे में adda247.com में जाइए, लाइव क्लासेस को ओपन करिए, वहां पे आप लोगों को बैच की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और डिस्काउंट कोड लगाना जरूरी मत भूलिएगा, क्योंकि जो फी आप लोगों को वहां पे मेंशन की जाती है उससे काफी रिड्यूस्ड फॉर्मेट में आप लोगों की फी मिल जाएगी। 62% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो 62% का डिस्काउंट आप इस कोड का इस्तेमाल करके उठा सकते हो। तो U196 इस कोड का इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और 11 बजे से 2 बजे दोपहर, 11 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे की रेगुलर क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। 22 जून से आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी। और रीजनिंग में और डिसीजन मेकिंग में, रीजनिंग की बात करता हूं तो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि सीसैट पेपर का 40% सिलेबस कवर करता है, उसके लिए मैं शितांशु सौरभ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा पूरे बैच में। और मैं इंश्योर करूंगा कि रीजनिंग का सीसैट के पेपर में आप लोगों का एक भी सवाल वहां पे गलत नहीं होगा। तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, आप लोग इस बैच में जरूर जुड़िए। और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एसएससी सीपीओ के बारे में कोई बैच है क्या, बिल्कुल बैच है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई एसएससी सीपीओ जिसका नोटिफिकेशन कल रिलीज हो गया है, और संडे को मैंने सीपीओ का एक बहुत कंप्लीट सेशन किया था। आप लोग रीजनिंग बाय शितांशु सौरभ इस प्लेलिस्ट को ओपन करना, रीजनिंग बाय शितांशु सौरभ, ये यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस प्लेलिस्ट को अब जब आप ओपन करोगे तो इसमें सीपीओ की वैकेंसी, सीपीओ के बारे में हर चीज़ मैंने डिटेल्ड वे में डिस्कस की हुई है। तो जो लोग सीपीओ के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, जो लोग सीपीओ एग्जामिनेशन के बारे में अनभिज्ञ हैं, जिनको आइडिया नहीं है, कल ही नोटिफिकेशन जारी किया है एसएससी ने। और आप लोगों को मालूम है कि अक्टूबर के महीने में सीपीओ का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, प्री एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को करना क्या है कि रीजनिंग बाय शितांशु सौरभ ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट को सर्च करिए यूट्यूब पे। और जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो इसमें आप लोगों को सीपीओ परीक्षा के बारे में कंप्लीट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताया मैंने, क्या क्या जरूरत होगी, क्या क्या पोस्ट मिल सकती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, क्या पिछले वर्षों का कट ऑफ रहा है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर चीज की जानकारी मैंने इस प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। और दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो लोग बैच के बारे में पूछ रहे हैं कि सीपीओ बैच के बारे में कैसे हम लोग सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं, तो एसएससी का फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 3.0 बैच, फाउंडेशन 3.0 बैच प्रारंभ हो रहा है। तो इस बैच को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। आपको जाना कहाँ है, adda247.com में जाइए और यहाँ पे लाइव क्लासेस का सेगमेंट होता है, लाइव क्लासेस के सेगमेंट में आप जरूर जाइएगा। जब भी आपको कोई भी बैच के बारे में जानना हो तो adda247.com को ओपन करिए और वहां पे ओपन करने के बाद लाइव क्लासेस के सेगमेंट में जाना होगा। और जब आप लाइव क्लासेस के सेगमेंट में जाते हो तो सारे लाइव बैचेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन से लाइव बैचेस आप लोगों को वहां पे अवेलेबल कराए गए हैं।
तो लाइव क्लासेस के सेगमेंट में जाके आप लोगों को एसएससी फाउंडेशन 3.0 बैच के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, जो कि 22 जून से प्रारंभ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बैच इज 22 जून। तो जो लोग अभी तक इस बैच को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं भाई, आज 18 जून का टाइम हो चुका है, दिस इज 18 जून, 4 दिनों के बाद ये बैच प्रारंभ हो रहा है। तो इस बैच के थ्रू आप सीजीएल 2020, सीपीओ 2020 और जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है वो सारे एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ज्योति सिंह पूछ रही है कि सर पहले वाले क्लासेस नहीं मिल रहे हैं। तो ज्योति सिंह, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई रीजनिंग बाय शितांशु सौरभ, मैंने अभी आपको क्या बताया, रीजनिंग बाय शितांशु सौरभ, इस प्लेलिस्ट को सर्च करिए और इस प्लेलिस्ट में जितने भी पुरानी क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। और जो लोग सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन उस प्लेलिस्ट में मैंने किया हुआ है। आप सर्च करोगे उस प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और अच्छी तरह से शांत दिमाग के साथ आप उस वीडियो को देखो और आप पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। U196 ये आपका कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, अभी आप लोगों के बहुत ही अच्छी चीज अड्डा 24/7 की फैमिली के द्वारा डिक्लेयर की गई है कि भाई अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या तो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जामिनेशन या गेट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग या टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जामिनेशन में किसी भी कैटेगरी की अगर आप तैयारी करते हो और आप हमारे स्टोर से, आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी क्लास को परचेज करते हो, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, और अगर आपकी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों की पूरी फी वापस कर दी जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये 100% फी रिटर्निंग की गारंटी के साथ अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। तो अगर आप किसी भी सेक्टर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या जो लोग एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को सीजीएल टारगेट करना है, या अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, तो सीधी सी बात है आप लोग अच्छे से तैयारी करो, हमारे वीडियो कोर्सेज को परचेज करिए, और हमारे कोर्सेज को परचेज करने के बाद आप सिलेक्शन लीजिए। आप डेडिकेटेड होकर मेहनत के साथ तैयारी करिए, आप सिलेक्शन लीजिए, आपकी पूरी की पूरी फी जो अड्डा 24/7 के स्टोर से आपने जो जो चीज़ें परचेज की थी वो पूरी फी आप लोगों को रिटर्न कर दी जाएगी। तो ऐसा ऑफर किसी और प्लेटफॉर्म में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये एक तरीका है उन कैंडिडेट्स को ऑनर करने का जो अपनी मेहनत से अपने टारगेट को अचीव करते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल बन के उभरते हैं। तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए अड्डा 24/7 की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। सौरभ कह रहे हैं कि सर एक बात पूछनी थी आपसे कि एसएससी सीजीएल के टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स रहें तो हम समझ सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं आप लोगों को सौरभ बता देता हूं कि अगर आप सीजीएल का कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, अगर आप सीजीएल का कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, एसएससी सीजीएल का आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप 130 से 140 के बीच में लाई करें। आप जो मॉक टेस्ट देते हो तो प्री में आपका स्कोर 130 से 140 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप जितना यहाँ पे मॉक टेस्ट में स्कोर करते हो, देखा यह गया है कि आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 20 से 25 नंबर का इजाफा होता है। आप ज़्यादा स्कोर कर पाते हो आप अपने एग्जाम में। तो आप टारगेट ये करिए कि आप 130 से 140 के बीच में रेगुलरली और कंसिस्टेंटली स्कोर करते रहिए, जिससे कि पेपर में आप 160 के अराउंड स्कोर करते हुए देखे जाओगे। ठीक है, और U196 कोड का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी क्लास को परचेज करो, अगर आप फाउंडेशन 3.0 बैच परचेज करना चाहते हो, अगर आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हो या सीपीओ के एस्पिरेंट हो और फाउंडेशन 3.0 बैच परचेज करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको U196 कोड का इस्तेमाल करना है। और यूपी पीएससी के पीसीएस प्री बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हो, जो कि आपको adda247.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी U196 कोड का इस्तेमाल करके आपको 62% का डिस्काउंट, फ्लैट 62% का डिस्काउंट चल रहा है ऑफर। तो आप लोग बिना देर किए इस बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि फाउंडेशन बैच 22 जून से शुरू हो रहा है, 22 जून से, और यूपीपीएससी का जो प्री बैच है वो 24 जून से शुरू हो रहा है। तो बिना देरी किए हुए आप लोग अब इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर आप लोगों की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली तैयार नहीं हुई है, आप लोगों का सिलेबस आप लोगों के कमांड में नहीं आया हुआ है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो बट वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़रूर इन दोनों बैचेस को ज्वाइन करिए। फाउंडेशन 3.0 बैच से एसएससी के सारे एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो, सीजीएल,
CPO, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का जो परीक्षा होने वाली है अक्टूबर में, वो भी टारगेट कर सकते हो। CHSL की जो बाकी की परीक्षाएं होने वाली हैं अगस्त के महीने में, वो भी टारगेट कर सकते हो। तो अलग अलग SSC की परीक्षाओं के लिए आप लोगों को कंप्लीट फाउंडेशन 3.0 बनाया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और UPPSC का जो प्री बैच है, जिसके बारे में अभी आज मैंने सेशन में बताया, दैट ऑल्सो यू पीपल कैन ज्वाइन। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 24 जून। U196 कोड को मत भूलना, इस कोड को जरूर इस्तेमाल कर लेना, जिससे आप फ्लैट 62% का डिस्काउंट ले सकते हो। क्लियर है? और अगर आप सिलेक्शन लोगे अपने रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में, तो अड्डा 24/7 की पूरी टीम की ओर से आप लोगों के लिए ऑफर ये दिया गया है कि आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए इसी नोट के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे फिनिश करता हूं। आने वाले टाइम में मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके आऊँगा, और जुड़ना मत भूलिएगा। रेगुलरली ये सेशंस हम लोग करते रहेंगे। और जो कैंडिडेट नए हैं, जिन्होंने SSC अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप SSC अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर एक सेशंस के बारे में आप लोगों को टाइमली जानकारी मिल पाए और आप उन सेशंस का फ़ायदा उठा पाओ। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आपसे आने वाले सेशंस में मुलाकात होगी रात में 9:15 PM, रात में 9:15 बजे। आप रेगुलरली मुझसे जुड़ना ना भूलिए रीजनिंग के रेगुलर सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।